अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 बुक का नाम है मेकिंग मैथ्स इजी। क्लास 6 बुक का नाम मेकिंग मैथ्स इजी। आज हमारा यूनिट नंबर 6 है जिसमें हम एक्सरसाइज 6B सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6B इसमें आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। यूनिट नंबर 6 रेशो एंड प्रोपोर्शन। आज हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6B। एक्सरसाइज 6B करेंगे जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल of 8, 12 and 14। ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी बुक पे पेज नंबर है 113। बुक पेज नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 4 में कैलकुलेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 8, 12 एंड 14। 8, 12 एंड 14 हमें तमीन 3 अमाउंट्स गिवन है जिसमें हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। जैसे कि हमने वीडियो में बताया मैंने आपको कि फोर्थ प्रोपोर्शनल रेशो के साइन में रेशो टर्म में हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। जो हम फाइंड करेंगे x वो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक हम इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे। फर्स्ट तमाम अमाउंट्स को, तीनों अमाउंट्स को प्रोपोर्शन में लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहाँ पे हमारे पास अमाउंट्स हैं 8 रेशो 12 प्रोपोर्शन 14 रेशो x। तो ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शन, ये हमारे पास रेशो प्रोपोर्शन का साइन, थर्ड प्रोपोर्शन 14 है, रेशो फोर्थ प्रोपोर्शन x है। इसमें हम x वाली वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास जो मिड टर्म्स हैं ये हमारे पास मिड टर्म्स ये मीन वैल्यूज़ हैं। मिड टर्म्स को हम मीन वैल्यूज़ कहते हैं। और जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल और लास्ट फोर्थ प्रोपोर्शनल ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ एक्सट्रीम। अब हम इनको सेपरेट करेंगे दोनों वैल्यूज़ के। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये हमने लिखा यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई में। प्रोडक्ट हमने बनाना है एक्सट्रीम वैल्यूज़ का। एक्सट्रीम वैल्यूज़ हमारे पास हैं 8 और x। यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी कि मीन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट। मीन वैल्यूज़ में है 12 मल्टीप्लाई 14। तो ये हमने प्रोडक्ट में दोनों टर्म्स को लिखा। अब इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल 12 मल्टीप्लाई 14। यहाँ पर x 8 के साथ मल्टीप्लाई है। 8 को हमने x के साथ मल्टीप्लाई में लिखा है। जब हम राइट साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे तो ये कहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड में। एक साइड पर रकम अमाउंट मल्टीप्लाई में है, जब ये राइट साइड पर आएगी तो यहाँ पर डिवाइड में लिखी जाएगी लाइन के नीचे।
x इज इक्वल, यहाँ पे 12 है मल्टीप्लाई 14 ओवर 8। तो हम इसको कट करते हैं, हमारे पास 8 4 के टेबल में भी आता है और 12 भी 4 के टेबल में। तो 4 के टेबल से इनको कट करेंगे, 4 to the 8 ये हमने कट किया। इसी तरह 4 3 टाइम्स 12, 4 2 टाइम्स 8, 4 3 टाइम्स 12। यहाँ पे हमारे पास 3 रिमेनिंग थी मल्टीप्लाई 14 ओवर 2। नेक्स्ट हमारे पास x इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 14 ओवर 2 है। इसको नेक्स्ट कट करेंगे, यहाँ पे 2 है, 2 1 टाइम्स 2, 2 के टेबल में 14 आता है, 2 7 टाइम 14 और ये हमने 7 लिखा, 2 1 टाइम्स 2, 2 7 टाइम 14। नेक्स्ट जो रिमेनिंग अमाउंट आ गई वो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 1। x इज इक्वल, अब यहाँ पे हमारे पास नीचे 1 आ गया, नीचे फिनिश अमाउंट डिजिट यहाँ पे 1 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 3 7 टाइम 21 और अगर हम 21 को 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास अगेन 21 ही आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास, हमें x की वैल्यू मिल गई 21, x इज इक्वल 21। जो हमने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना था वो हमारे पास आ गया है 21। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। Question number 5. In a map, 15 centimeter represents in a map 15 centimeter represents 100 kilometer. Next line है how many centimeters will show 625 kilometer. यहाँ पे हमारे पास ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इन्वर्स प्रोपोर्शनल क्वेश्चंस हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। अब हम इसमें देखें क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इन्वर्स प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे गिवन अमाउंट्स है इन अ मैप 15 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 100 किलोमीटर, यानी कि एक मैप के ऊपर जितना 15 सेंटीमीटर है वो कवर कर रहा है डिस्टेंस 100 किलोमीटर। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स, कितने सेंटीमीटर होंगे कि वो 625 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे हम एक साइड पे हमारे पास अमाउंट सेंटीमीटर में है और दूसरी साइड पे हमारे पास अमाउंट किलोमीटर में है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है हाउ मैनी सेंटीमीटर्स विल शो 625 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल x। लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल x के, ये हमारे पास x होगी जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर्स हैं और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दूसरी जो अमाउंट है वो किलोमीटर्स में है। तो गिवन क्वेश्चन में इन अ मैप 15 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर। 15 सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर में वैल्यू है, हम यहाँ पे 15 लिखेंगे। 15 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 100 किलोमीटर, तो किलोमीटर में वैल्यू कितनी है 100, ये हमने यहाँ पे 100 लिखा। नेक्स्ट स्टूडेंट हाउ मैनी सेंटीमीटर्स, यानी कि सेंटीमीटर फाइंड करेंगे कितने सेंटीमीटर, उसकी जगह पे जो चीज़ फाइंड करेंगे वहाँ पे हम लिखेंगे x। जो चीज़ हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वहाँ पे हम लिखेंगे x विल शो 625 किलोमीटर। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर्स हमने फाइंड करने हैं, वहाँ पे हमने x लिख दिया सेकंड वाली वैल्यू में, विल शो 625 किलोमीटर में, जबकि किलोमीटर्स में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 100 थी और सेकंड वैल्यू 625 है और ये हमने यहाँ पे 625 लिखा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास
किलोमीटर्स में दोनों वैल्यू मौजूद है, लेकिन सेंटीमीटर्स में एक वैल्यू गिवन है जबकि हमने दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे किलोमीटर्स को देखते हैं जहाँ पे दोनों वैल्यूज़ गिवन है। फर्स्ट हमारे पास 100 है जबकि सेकंड हमारे पास 625 है। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि हम देखना है कि यहाँ पे 100 और 625 यानी कि वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, वैल्यू ज़्यादा हो रही है। पहले 100 थी फिर 625 हो गई, तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज़। तो ये हमने ऊपर को एरो शो किया कि वैल्यू ज़्यादा हो रही है। पहले 100 थी फिर हमारे पास वैल्यू होगी 625, तो वैल्यू इज़ इंक्रीजिंग। इस साइड पे हमारे पास ये 15 है और यहाँ पे x, तो ये वैल्यू भी यहाँ पे इंक्रीज़ होगी। ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, एक साइड हमारे पास ये इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी साइड पे ये हमारे पास इंक्रीज़ है, ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट एरो यहाँ से शुरू है, यहाँ पे स्टार्ट्स है और यहाँ पे एंड है। तो यहाँ पे जहाँ से एरो स्टार्ट हुआ यहाँ पे x वैल्यू है, ये हमने x लिखा, डिवाइड लाइन शो की, और जहाँ पे स्टॉप हुआ वहाँ पे हमारे पास ये 15 है। तो ये हमारे पास अपर साइड पे कितना आ गया, ये 15 इज़ इक्वल, यहाँ पे हम इक्वल लिखेंगे। अब इसी तरह सेम ही साइड पर यहाँ से हमने एरो स्टार्ट किया तो यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू है 625, ये हमने यहाँ पे 625 लिखा ओवर, जहाँ पे ऊपर एरो शो कर रहा है वहाँ पे वैल्यू सेकंड है 100 और ये हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। 100 वैल्यू हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। ये हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी 100, फर्स्ट सेंटीमीटर था 15 और x वैल्यू थी, जबकि किलोमीटर में हमारे पास 100 और 625 वैल्यू है। जब हमने इसको एरो में शो किया तो यहाँ पे एरो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये x वैल्यू है, x लिखी हमने, यहाँ तक हमारे पास एरो यहाँ पे 15 है और ये हमने 15 लिखा। यहाँ से हमने एरो स्टार्ट किया, जहाँ पे 625 वैल्यू थी वो हमने फर्स्ट लिखी, और जो हेड है एरो का वहाँ पे 100 वैल्यू है तो 100 वैल्यू हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पे हम क्रॉस शो करके इसको सॉल्व करेंगे। ये हमने यहाँ पे क्रॉस शो किया यहाँ पे। अब x हमारे पास 100 के साथ है, x का क्रॉस किसके साथ मिल रहा है 100, तो यहाँ पे लिखेंगे x मल्टीप्लाई 100, ये हमने x मल्टीप्लाई 100 लिखा इज़ इक्वल, यहाँ पे हम इक्वल शो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 625 है और यहाँ पर 15, 625 को हमने किसके साथ ज्वाइन किया है 15 के साथ, यहाँ पे लिखेंगे 625 मल्टीप्लाई 15, तो ये हमने क्रॉस फिनिश किया, इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा x इज़ इक्वल 625 मल्टीप्लाई 15। अब यहाँ पे 100x के साथ मल्टीप्लाई है, जब हम राइट साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा ये डिवाइड में, ये हमने डिवाइड में 100 लिखा। यहाँ पर x के साथ 100 मल्टीप्लाई हो रहा था, जब हमने दूसरी साइड पे इसको शिफ्ट किया तो वो कहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हमने डिवाइड पे 100 लिखा, 625 मल्टीप्लाई 15 ओवर 100। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसको 5 के टेबल से कट करते हैं, क्योंकि 5 के टेबल में 100 भी आएगा 15 भी आएगा, इसको हम कट करते हैं 5 2 टाइम्स 10, 5 टू द 10, और ये 0 हमने एज इट इज़ लिखा यहाँ पे। इसी तरह 5 3 टाइम 15, ये हमने कट किया 5 3 द 15, इसको हम लिखते हैं इज़ इक्वल 625 मल्टीप्लाई, ऊपर हमारे पास 3 बच गया और नीचे जो टर्म है वो है 20। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे 20 है, तो हमें मालूम है 20 भी 5 के टेबल में आता है, जबकि 3 5 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 625 5 के टेबल में आता है। तो हम यहाँ पे इसको कट करते हैं, यहाँ पे हम इसको सेपरेट लिख लेते हैं कटिंग करने के लिए। 625 ओवर 20, इन दोनों को हमने कट करना है, 5 4 द 20, ये हमारे पास 20 आ गया, 5 4 टाइम्स 20। नेक्स्ट हमारे पास 5 1 द 5, 6 में से 5 कम किए, हमारे पास 1 बच गया, 1 हमने कैरी कर दिया और ये बन गया 12। 5 2 द 10, 2 हम कैरी करेंगे और ये आ जाएगा 5 5 द 25। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 4 टाइम्स 20, 5 1 टाइम 5, 5 टू द 10 और 5 5 टाइम्स 25, हमारे पास अमाउंट आ गई
इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्लियर करके लिख लेते हैं। 125 है यहाँ पर, मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 है, ओवर की फॉर्म में हमारे पास जो रिमेनिंग बच गया वो है 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे 4 है, 4 के टेबल में ना तो 3 आता है ना ही 125। इसी तरह अगर हम 2 के टेबल से 4 को सॉल्व करें तो 2 के टेबल में 3 भी नहीं आएगा और 125 भी नहीं आएगा, तो यानी कि कटिंग आगे नहीं होगी। तो जब कटिंग नहीं होगी तो हम नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे, हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, दोनों टर्म्स ऊपर हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम नीचे वाली टर्म से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 125 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 125 मल्टीप्लाई 3 5 टाइम 15, ये हमने 5 लिखा, 1 कैरी किया, 3 to the 6, 1 ऐड करेंगे तो उसमें आ जाएगा 7। नेक्स्ट 3 1 टाइम 3, तो ये हमारे पास आ गया 375। 3 5 टाइम 15, 5 लिखा, 1 हमने कैरी किया, 3 to the 6, 6 में 1 ऐड किया, हमारे पास 7, 3 1 टाइम 3, तो ये हमें मूवमेंट मिलेगा 375 ओवर नीचे एज इट इज़ हमने ये 4 लिखा। और यहाँ पे हम ये x फाइंड करें, हमने यहाँ पे x लिखा, x हम फाइंड करेंगे कितने सेंटीमीटर्स में वैल्यू आएगी कि वो 625 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करें। अब इन दोनों टर्म्स को हम डिवाइड करेंगे, 375 को 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं x इज इक्वल 375 डिवाइडेड बाय 4। तो इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू हमने बॉक्स के अंदर लिखी और जो डिवाइड लाइन के नीचे है डिनोमिनेटर में वो हम बाहर लिखेंगे 4। नेक्स्ट हमें 4 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास ये 37 है या इससे कम अमाउंट है। तो हमें पता है स्टूडेंट कि 9 टाइम 3 मल्टीप्लाई 4 से करते हैं इसको, 4 मल्टीप्लाई 9, 4 9 टाइम हमारे पास आ जाएगा 36। तो 36 हमारे पास 37 से स्मॉल नंबर है, हम 4 9 टाइम 36 सॉल्व करेंगे। 4 9 टाइम 36 माइनस 7 में से 6 माइनस किया, हमारे पास 1, ये 1 लिखा हमने, 3 में से 3 माइनस 0, और ये 5 हमारे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास ये अमाउंट बन गई 15। तो हम 4 से इसको करते हैं, 4 1 दा 4, 4 2 टाइम्स 8, 4 3 टाइम 12, 4 3 टाइम 12, 4 4 टाइम 16 आ जाएगा, वो 15 से ऊपर अमाउंट, ऊपर एक नंबर हो जाएगा। तो हम इसको 4 3 टाइम करेंगे 12, 5 में से 2 माइनस करेंगे, 3 रिमेनिंग, 1 में से 1 माइनस 0। तो यहाँ पर 3 आ गया है जो कि एक स्मॉल टर्म है 4 से। हम यहाँ पर पॉइंट शो करते हैं और पॉइंट शो करके हमने यहाँ पे 0 ऐड किया, तो ये बन गया हमारे पास 30। 4 आगे हम 4 में 30 देखेंगे कि हमारे पास 4 के टेबल में 30 कहाँ पर आएगा। तो 4 8 टाइम 32 है, जबकि 4 7 टाइम हमारे पास आएगा 28। तो ये हमने 28 लिखा यहाँ पे। नेक्स्ट हम 3 में से 1 कैरी करते हैं, यहाँ पे ये 10 में से 8 माइनस करेंगे, रिमेनिंग आ जाएगा 2। यहाँ पर रिमेनिंग 2 है, 2 में से 2 माइनस 0। अब नेक्स्ट यहाँ पे 2 स्मॉल टर्म है 4 से, एक और 0 हम ऐड करेंगे, 20 आ जाएगा। 4 5 टाइम्स 20, 4 5 टाइम 20, तो ये हमने यहाँ पे इसको फिनिश किया। 20 में से 20 माइनस 0, लास्ट हमारे पास जो आंसर आया है 93.75 है। x इज इक्वल 93.75, ये हमारा आंसर। ये हमारी वैल्यूज़ आई हैं सेंटीमीटर में, जो हमने फाइंड करना था, या साथ हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेंटीमीटर। 93.75 सेंटीमीटर। जो हमने x लेट किया उसका हमने आंसर फाइंड किया 93.75। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, इसको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। Question number 6. Question number 6 है the price of 21 centimeter long chain the price of
21 सेंटीमीटर लॉन्ग चेन is ₹78. What will be the price of 63 centimeter long chain? तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्वेश्चन द प्राइस ऑफ 21 सेंटीमीटर लॉन्ग चेन, एक तो हमारे पास प्राइस है 21 सेंटीमीटर लॉन्ग चेन की 78, एक हमारे पास प्राइस है गिवन, और एक हमें क्वांटिटी दी गई है सेंटीमीटर में लेंथ ऑफ चेन 21 सेंटीमीटर, इसकी प्राइस है 78। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 63 सेंटीमीटर? अगर हमारे पास लेंथ जो है चेन की लेंथ ज़्यादा हो जाए 21 सेंटीमीटर से 63 सेंटीमीटर पर चले जाए तो उसकी प्राइस क्या होगी? जबकि 21 सेंटीमीटर चेन की प्राइस 78 है, 63 सेंटीमीटर चेन की प्राइस कितनी होगी वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अमाउंट को एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड प्राइस ऑफ चेन, इसको हम एक्स सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने लास्ट पे फाइंड करना है। लेट the required price of chain, जो प्राइस हम फाइंड करेंगे उसको हम x सपोज कर लेते हैं। अब हमारे पास गिवन डाटा है, यहाँ पे लेंथ है एक 27 सेंटीमीटर और दूसरी क्वांटिटी रुपीस में है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेंथ, फर्स्ट हम यहाँ पे लेंथ लिखते हैं, दूसरी साइड पे हम यहाँ पे प्राइस लिखेंगे जो लेंथ की प्राइस है। अब यहाँ पे द प्राइस ऑफ 21 सेंटीमीटर लॉन्ग चेन कितनी लॉन्ग है 21 सेंटीमीटर, तो ये हमने यहाँ पे 21 लिखा, इज़ ₹78। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है रुपीस कितनी है, प्राइस 78 है। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 63 सेंटीमीटर लॉन्ग चेन? तो यहाँ पे लेंथ है चेन की 63 सेंटीमीटर, ये हमने लिखा। अब हम प्राइस फाइंड करेंगे तो उसकी जगह पे हम यहाँ पे x लिख देंगे, ये हमने फाइंड करना है जो यहाँ पे हमने सपोज किया कि लेट द रिक्वायर्ड प्राइस ऑफ चेन इज इक्वल x, जो हमारे पास लास्ट पे प्राइस आएगी वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पे अब हम एरो शो कर लेते हैं कि यहाँ पर लेंथ में दोनों वैल्यूज़ गिवन है, जबकि प्राइस में हमारे पास एक वैल्यू 78 है, दूसरी वैल्यू x है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर 21 सेंटीमीटर लॉन्ग चेन है तो उसकी प्राइस 78 है। जब हमारे पास लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो जाहिर है उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है जिसमें 21 है, फिर हमारे पास 63 है, तो यहाँ पे लेंथ ज़्यादा हो रही है तो हमने यहाँ पे इंक्रीज़ का एरो शो किया कि लेंथ हमारे पास इंक्रीज़ है। इसी तरह प्राइस भी इंक्रीज़ होगी क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे हमारे पास एरो स्टार्ट है 63 से, हम यहाँ पे 63 लिखते हैं, डिवाइड लाइन, एरो का जो हेड है वो कितने पे है 21 पे, तो ये हमने यहाँ पे 21 लिखा नीचे। इज इक्वल शो करेंगे प्रोपोर्शन के लिए, यहाँ पे एरो स्टार्ट है x से, यहाँ पे हमने x लिखा, डिवाइड लाइन, और हमारे पास सेकंड टर्म प्राइस में 78 वो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे 78। 63/21 इज इक्वल x ओवर 78। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने 63 लिखा, 63/21। अब स्टूडेंट यहाँ पे x ओवर 78 है, यानी कि x के नीचे x था 78 डिवाइड में है, तो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। x के नीचे डिवाइड लाइन के नीचे डिनोमिनेटर में 78 डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड पे इसको लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 78 इज इक्वल x। इसको हम लिख लेते हैं 63 मल्टीप्लाई 78 ओवर 21 इज इक्वल x के।
नेक्स्ट हम कटिंग करेंगे, यहाँ पे 21 है और यहाँ पर 63 है और यहाँ पर 78। 21 हमारे पास 3 के टेबल में भी 21 आता है 3 7 टाइम, और इसी तरह 7 के टेबल में भी 21 आएगा। 3 × 7 21 आता है हमारे पास, और 7 × 3 भी 21 है। तो यहाँ पे 7 के टेबल में 63 भी आता है। 7 × 9 = 63। तो 7 के टेबल से हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 3 टाइम 21, 7 3 टाइम 21। इसी तरह 7 9 टाइम आ जाएगा 63। 7 3 टाइम टेबल नंबर हमने 7 यूज़ किया, यहाँ पे लिख लेते हैं टेबल 7। 7 3 टाइम 21, 7 9 टाइम 63। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 9 मल्टीप्लाई यहाँ पर वैल्यू 78 डिवाइडेड बाय नीचे 3 है = x। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 3 है नीचे और नॉमिनेटर में 9 × 78 है। 3 के टेबल में 9 आता है, हम इसको कट करेंगे। 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9, 3 1 3, 3 3 टाइम 9। ये हमने कट किया इसको, नीचे हमारे पास 1 रिमेनिंग रह गया। यहाँ पे हमारे पास ऊपर 3 × 78 है। 3 × 78 = x। अब हम यहाँ पे दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 78 से। 78 × 3, फर्स्ट 3 है यहाँ पे 8, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 8 टाइम 24, ये हमने यहाँ पे 24 लिखा। 24 का जो 4 है वो हम यहाँ पे आंसर बॉक्स में लिखेंगे और 2 हम नेक्स्ट टर्म में कैरी कर देंगे। नेक्स्ट हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 टाइम 21, 3 7 टाइम 21, 21 में 2 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 23। तो ये हमारे पास अमाउंट बन गई 234। यहाँ पे लिखते हैं 234 = x, यानी कि x की वैल्यू हमने फाइंड की जो हमारे पास आई है 234, और ये हमने प्राइस में फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे लिखेंगे ₹234, x = ₹234। तो ये स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 50 वर्कर्स कैन डू अ वर्क इन 50 वर्कर्स कैन डू अ वर्क in 20 days. If 10 workers leave the work, if 10 workers leave the work, 10 वर्कर्स ने लीव कर दिया, वर्क छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया। इन हाउ मैनी डेज, नेक्स्ट लाइन, इन हाउ मैनी डेज, in how many days the remaining workers will complete the work. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। दोबारा इसको रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं किस तरह हमने डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनल शो करना है। तो यहाँ पर 50 वर्कर्स कैन डू अ वर्क इन 20 डेज,
50 वर्कर्स कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, कि 50 वर्कर्स हैं जो 20 दिनों में काम मुकम्मल कर रहे हैं। कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, एक काम मुकम्मल करना है जिसमें 50 वर्कर हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं और उसको काम को मुकम्मल करना है 20 डेज़ में, 20 डेज़ में काम मुकम्मल कर रहे हैं। इफ़ 10 वर्कर्स लीव द वर्क, जबकि 50 वर्कर्स में से 10 वर्कर ने काम को छोड़ दिया, काम से छुट्टी ले ली, वहाँ से फिनिश कर दिया, काम छोड़ दिया वहाँ पर। इन हाउ मैनी डेज द रिमेनिंग वर्कर विल कंप्लीट द वर्क, तो जब 50 में से 10 वर्कर लीव कर जाएंगे तो रिमेनिंग आ जाएंगे 40 वर्कर्स। तो कहता है बताएं कितने दिन लगेंगे कि वो 40 वर्कर उसी काम को मुकम्मल करें। तो हम डेज फाइंड करेंगे, इन हाउ मैनी डेज द 40 वर्कर्स कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पे गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहले हमने डेज फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, लेट द डेज बी एक्स। हम इसको गिवन भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो हमारे पास यहाँ पे वर्क है, वर्कर्स कितना लिखेंगे, एक साइड पे हमने वर्कर्स लिखे, दूसरी साइड पे हम डेज लिखेंगे। ये हमने वर्कर्स लिखा और दूसरी साइड पे डेज। अब यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट हमारे पास जो गिवन डाटे में 50 वर्कर्स हैं, 50 वर्कर्स कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, तो यहाँ पे लिखते हैं 50। ये हमने 50 लिखा, 50 वर्कर्स कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, 20 दिनों में, तो यहाँ पे हम डेज लिख लेते हैं 20 डेज। ये हमने कंप्लीट किया फर्स्ट स्टेप। इफ़ 10 वर्कर्स लीव द वर्क, अगर इन 50 वर्कर्स में से 50 वर्कर्स में से 10 वर्कर्स लीव कर दें तो रिमेनिंग हमारे पास बच जाएंगे 0 - 0 0, 5 में से 1 माइनस करेंगे 40, तो वर्कर्स रिमेनिंग रह जाएंगे 40। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 वर्कर्स। इन हाउ मैनी डेज द रिमेनिंग वर्कर विल कंप्लीट द वर्क, हाउ मैनी डेज यानी कि हमने डेज फाइंड करने हैं, वहाँ पे हम एक्स लेट कर लेते हैं कि जो डेज हमें आएंगे वो हमारे पास एक्स हैं। यहाँ पे हमारे पास डेज की वैल्यू आएगी। अब स्टूडेंट वर्कर्स में हमारे पास दोनों वैल्यूज़ कंप्लीट हैं, यहाँ पे 50 है और यहाँ पर 40 है। नेक्स्ट हमारे पास डेज में 20 और एक्स है। तो यहाँ पे स्टूडेंट 50 वर्कर थे जबकि 40 रह गए, तो यानी कि वर्कर्स की तादाद कम हो रही है, कम हो गई। तो यहाँ पे हम डाउन एरो शो करेंगे कि तादाद डिक्रीज़ हो गई है, वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो गए। तो यहाँ पे जब एक काम को 50 वर्कर 20 दिनों में करेंगे, तो जब वर्कर्स कम हो जाएंगे तो जाहिर है डेज ज़्यादा लगेंगे, यहाँ पे डेज ज़्यादा, तो हम यहाँ पे एरो शो करेंगे अपवर्ड, यानी कि नंबर ऑफ डेज हमें फिर ज़्यादा चाहिए। तो ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, जिसमें एक अमाउंट कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, जबकि दूसरी अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है। जब एक अमाउंट डिक्रीज़ होगी तो सेकंड अमाउंट इंक्रीज़ होगी। तो ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे एरो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे अपर से 50 से, ये हमने यहाँ पे 50 लिखा और एरो का जो हेड है वो 40 पे है और हमने यहाँ पे ये नीचे 40 लिखा, इज इक्वल, यहाँ से हमने एरो स्टार्ट किया, ये x पर है, ये हमने यहाँ पे x लिखा, डिवाइड, एरो का हेड 20 पे और ये हमने यहाँ पे 20 शो किया। 50/40 इज इक्वल x ओवर 20। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए से। यहाँ पर हम क्रॉस शो करते हैं, ये हमने यहाँ पे क्रॉस शो किया। अब 50 को हमने 20 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 50 20 के साथ अटैच है। 50 × 20 इज इक्वल एज इट इज़, x को हमने 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है, x × 40 40। नेक्स्ट स्टूडेंट एज इट इज़ 50 × 20। अब यहाँ पे x के साथ 40 मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि हम इसको, हमें रिमेनिंग यहाँ पे सिर्फ सिंपल x चाहिए, x की वैल्यू, तो 40 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वहाँ पर जाके डिवाइड में होगा, तो हम यहाँ पे डिवाइड 40 लिख देंगे। 50 × 20
डिवाइडेड बाय 40। x 40 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि हमने इसको सिंपल x फाइंड करना है, तो यहाँ पे सिर्फ x ही रहेगा। 40 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल x। तो ये हमने यहाँ पे x लिखा। नेक्स्ट इन टर्म्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट नीचे भी एक ज़ीरो है डिनोमिनेटर में, और नॉमिनेटर में 50 के साथ भी ज़ीरो है और 20 में भी ज़ीरो है। तो हम एक ज़ीरो को कट कर लेते हैं। ये हमने ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम कटिंग ऊपर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में कटिंग करेंगे। जब एक नंबर नॉमिनेटर में होगा, एक नंबर डिनोमिनेटर में, और सेम टेबल के साथ दोनों नंबर्स को कट करेंगे। तो यहाँ पे रिमेनिंग जो बच गया वो हम लिख लेते हैं 50 मल्टीप्लाई 2 ओवर 4 इज इक्वल x। अब यहाँ पर हमारे पास 2 है, नीचे 4 है, तो 2 के टेबल में 4 आता है, हम यहाँ पे इसको कट करेंगे। 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 2, 2 2 टाइम्स 4, ये हमने लिखा। इसको हम लिख लेते हैं 50 मल्टीप्लाई 1, नीचे रिमेनिंग 2 इज इक्वल x। नेक्स्ट अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 50 को 1 से, तो हमारे पास 50 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास रिमेनिंग 2 है, ये हम लिख लेते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा 50 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 इज इक्वल x के। तो यहाँ पे अपर नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 50 को 1 से। 51 टाइम 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 50 को 1 से, तो हमारे पास आ जाएगा 10015 टाइम 50। तो ये हमने यहाँ पे लिखा 50 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 रिमेनिंग एज इट इज इक्वल x। अब स्टूडेंट 2 का टेबल है, 50 है ऊपर, हमें मालूम है 2 के टेबल में 50 आता है, तो हम इसको कट करेंगे। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 5 में से 4 कम किए 1 कैरी करेंगे, 10 बन जाएगा। 2 5 टाइम 50, तो ऊपर हमारे पास कितना आ गया 25, और नीचे हमारे पास 1 बच गया इज इक्वल x। तो स्टूडेंट हमने नीचे वाला 1 नहीं लिखना है, क्योंकि 25 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 25 ही आंसर आएगा। डिनोमिनेटर में अगर सिंपल 1 हो तो वो हम नहीं लिखते। तो स्टूडेंट हमें वो काम मुकम्मल करने में जिसमें 40 लेबर वर्कर्स थे, वर्कर की तादाद 40 हो गई थी, तो वहाँ पे हमें 25 डेज़ लगेंगे, 25 डेज़। आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि जब हमारे पास 50 वर्कर थे, ज़्यादा वर्कर थे, तो डेज़ कम लगे, डेज़ 20 लगे हमें। तो जब हमारे पास वर्कर कम हो गए, यानी कि 40 वर्कर हो गए, तो हमें वहाँ पे डेज़ कितने लगे ज़्यादा 25 से 25 डेज़ हमें फिर 5 दिन ज़्यादा लगेंगे। तो ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन था, इसको हमने एरोज़ के साथ शो किया, उसको सॉल्व किया। x हमने डेज़ फाइंड करना था, जिसमें हमारे पास x आंसर आया 25 डेज़ कि उस काम को मुकम्मल करने के लिए हमारे पास 40 वर्कर्स थे, और वो 40 वर्कर उस काम को 25 डेज़ में मुकम्मल करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं 6b, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। 35 लेबर्स dig a well in 16 days. 35 laborers dig a well in 16 days. In how many days? 28 laborers will dig the same well.
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 35 लेबर्स विल डिग अ वेल, यानी कि 35 लेबर्स 35 वर्कर्स ने एक गड्ढे को खोदा जिसमें उन्होंने 16 दिन लगाए, 16 डेज लगे उन्हें एक डिग को खोदने में, वेल डिग अ वेल एक वेल गड्ढे को खोदने में। इन हाउ मैनी डेज 28 लेबर। अगर हमारे पास लेबर्स कम हो जाएं 35 से 28 वर्कर्स रह जाएं तो कहता बताएं कि उस गड्ढे को खोदने के लिए आपको कितने दिन दरकार होंगे, कितने दिन आपको उस गड्ढे के लिए लगेंगे। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट डेज फाइंड करेंगे, हाउ मैनी डेज फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो आंसर में लिखते हैं सॉल्यूशन, इसका हम आंसर फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि गिवन क्वेश्चन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये हमने यहाँ पे लिखा। अब हमारे पास यहाँ पे वर्कर्स हैं यानी कि लेबर है, ये हम यहाँ पे वर्कर्स भी लिख सकते हैं और यहाँ पे डेज भी लिख। नेक्स्ट हमारे पास डेज हैं, डेज की तादाद है, ये दोनों अमाउंट्स हमने, दोनों टर्म्स जो हैं क्वांटिटीज़ हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट पे 35 लेबर्स थे तो ये वर्कर्स हमने 35 लिखे। डिग अ वेल इन 16 डेज, डेज की तादाद हमारे पास 16 है तो हम यहाँ पे डेज के बिल्कुल नीचे 16 लिख लेते हैं। ये हमने स्टूडेंट लिखा। नेक्स्ट हमारे पास है इन हाउ मैनी डेज, इन हाउ मैनी डेज यानी कि हमने डेज फाइंड करने हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि जो चीज़ हम फाइंड करेंगे, जो चीज़ हम स्टूडेंट फाइंड करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। जो चीज़ हम फाइंड करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे x लिख देंगे। आप y भी यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि एक वेरिएबल के तौर पर हम x भी टेक कर सकते हैं, y भी टेक कर सकते हैं। x के यहाँ पे आप y भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इन हाउ मैनी डेज 28 वर्क लेबर, और यहाँ पे हम लिखेंगे वर्कर्स की जगह पे 28। तो नेक्स्ट स्टूडेंट अब हम एरो शो करते हैं, हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो दोनों में से कौन सी काइंड है वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट 35 वर्कर्स थे जिनको 16 दिन लगे उस वेल को डी करने के लिए। तो जब हमारे पास वर्कर कम हो जाएंगे तो जाहिर है हमें एक काम को करने के लिए ज़्यादा दिन दरकार होंगे। जब हमारे पास वर्कर ज़्यादा थे तो डेज कम, और जब वर्कर कम हो गए तो डेज क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। तो ये हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 35 है, ये हमारे पास वर्कर्स कम हो गए तो ये हम डाउनवर्ड एरो शो करेंगे कि वर्कर की तादाद हमारे पास कम है, वर्कर की तादाद हमारे पास कम है। तो जब मैंने जैसे कि आपको बताया कि डेज हमें ज़्यादा लगेंगे तो हम यहाँ पे एरो को ऊपर की तरफ शो करेंगे, यानी कि हमारे पास डेज ज़्यादा लगेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। यहाँ से हमने एरो स्टार्ट किया, ये 35 है, 35 लिखा, एरो का हेड 28 पर है और नीचे क्या लिख देंगे 28 इज इक्वल। अब यहाँ पे x है, ये हमने x लिखा, हेड है 16 पर तो ये हमने नीचे यहाँ पे 16 शो किया। तो ये हमारे पास आ गया 35/28 इज इक्वल x/16। नेक्स्ट हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 35 मल्टीप्लाई, अब स्टूडेंट देखें x के नीचे 16 है यानी कि डिवाइड में है, x के नीचे 16 डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर में है। जब इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर के साथ। तो हमें क्योंकि यहाँ पे x सिर्फ फाइंड करना था, बाकी अमाउंट हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई 16 ओवर नीचे हमारे पास अमाउंट है 28 इज इक्वल x के। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 35 मल्टीप्लाई 16 ओवर 28। अब हम इसको कट करते हैं, टेबल यूज़ करेंगे, स्मॉल टेबल से कट कर सकते हैं। 2 के टेबल में 28 आता है, इसी तरह 16 भी आता है। और हमें मालूम है कि ये 4 के टेबल में भी आते हैं नंबर, 4 के टेबल में 16 आता है और 28 भी आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों नंबर्स आपने सेम टेबल के साथ कट करने हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाई 4, 4 टाइम 16 आ जाएगा। इसी तरह 4 के टेबल में 4 7 टाइम 28,
तो 4 के टेबल में 28 भी आएगा। तो दोनों को 4 के टेबल से टेबल नंबर 4 यूज़ करके इनको सॉल्व करते हैं। 4 टाइम 16 ये हमने लिखा। नेक्स्ट हमारे पास 4 7 टाइम कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं 35 मल्टीप्लाई 4 ओवर 7 इज इक्वल x। अब हमारे पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7, तो 4 के टेबल में तो 7 नहीं आएगा, इस तरह 7 के टेबल में 4 नहीं आएगा। तो यहाँ पे 7 के टेबल में 35 आता है, तो यहाँ पे इसको कट करेंगे। 7 1 टाइम 7 और 7 कितने टाइम होता है 35, 7 मल्टीप्लाई 5 टाइम कितना आ जाएगा 35। तो ये हम यहाँ पे कट करते हैं। 7 1 टाइम 7, 7 5 टाइम 20 35। तो ये हमारे पास टर्म आ गई 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल x के, इक्वल है हमारे पास x और नीचे हमारे पास वैल्यू है 1। तो ये हमने नीचे 1 लिखा। 5 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 4 और नीचे कितनी वैल्यू रिमेनिंग रह गई 1। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 4 से, तो 5 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास आ जाएगा 25 इंटू 4, 5 4 टाइम्स 20 आता है, तो हमने यहाँ पे 20 लिखा। 20 ओवर 1 इज इक्वल x। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 ओवर 1 भी 20 ही होता है, तो 20 ओवर 1 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल x। तो ये हमारे पास 20 डेज आ जाएंगे उस काम को मुकम्मल करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट के 35 वर्कर्स थे, तो 16 डेज हमें लगे उस काम को करने के लिए। तो जब हमारे पास वर्कर्स कम हो गए, 28 हो गए, तो डेज हमारे पास ज़्यादा हो गए, यानी कि वर्कर की तादाद कम हो गई है तो डेज की तादाद ज़्यादा हो गई है। डेज हमें ज़्यादा दिन लगेंगे उस काम को मुकम्मल करने में। तो ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शनल था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया। इसमें हमारे पास डेज की वैल्यू आई 20। एक साइड पे हमें वर्कर्स की 1 थे, एक साइड पे हमें डेज की 1 थे, तो हमने दोनों को इन्वर्स प्रोपोर्शन के साइन के साथ एरो शो किया। और लास्ट पे हमारे पास एक तरफ हमारे पास वर्कर्स में डिक्रीज वैल्यू आई और डेज में इंक्रीज वैल्यू आई। पहले 16 थी और जब हमने आंसर फाइंड किया तो वैल्यू इंक्रीज हो गई 20 पर पहुंच गई। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। Question number 9. Question number 9 है 7 days food is available. 7 days food is available. 7 days. 7 days food is available. For 72 soldiers in a camp. 7 days food is available for 72 soldiers in a camp. Next line, 12 more soldiers came. For how many days? For how many days will this food for how many days will this food be enough? Question number 9 है 7 days for food is available for 72 soldiers in a camp.
कि 72 सोल्जर्स के लिए हमारे पास 7 दिनों में 7 दिन में जो फूड है वो 72 सोल्जर्स का है। जब 12 मोर सोल्जर्स केम, कि जब 12 मोर सोल्जर्स वहाँ पे आ जाएंगे तो बताएं कि उस खाने को जो 7 डेज़ का खाना था वो कितने दिन में फिनिश होगा, वो कितने दिन के लिए इनाफ होगा। कि 72 में ऐड करेंगे 12 तो 84 सोल्जर्स हो जाएंगे। तो 84 सोल्जर्स वो फूड कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो ये हमने डेज फाइंड करने हैं यहाँ पे, इसमें भी हमारे पास यही गिवन डाटा है, डेज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डाटा लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास एक तरफ सोल्जर्स हैं, ये हमने लिखा। दूसरी जानिब हमारे पास जो सेकंड क्वांटिटी है उसमें डेज है, तो ये हमने सेकंड साइड पर डेज शो कर दी। नेक्स्ट हम स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यूज़ लिखते हैं इनकी, कि हमारे पास वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट पे हमारे पास 72 सोल्जर्स हैं और जो डेज़ की तादाद है फूड को फिनिश करने में वो हमारे पास कितनी है, डेज़ की तादाद हमारे पास सोल्जर्स को फूड करने में 7 डेज़ है। तो ये हमने यहाँ पे 7 लिखा, 7 डेज़ हमारे पास आ गया सोल्जर्स। नेक्स्ट हमारे पास सोल्जर्स की तादाद जब 12 मोर सोल्जर्स केम, इनके 12 मोर सोल्जर्स वो आ गए तो हम इसमें ऐड करेंगे 72 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 72, 12 प्लस करेंगे 2 + 2 4, 7 + 1 8, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 84 सोल्जर्स। तो ये स्टूडेंट हमने यहाँ पे 84 सोल्जर्स लिखे, जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 84 सोल्जर्स की। अब हमने यहाँ पे डेज़ की तादाद फाइंड करनी है कि डेज़ हमारे पास कितने आ जाएंगे, वो वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ पे डेज़ की, कि हाउ मैनी डेज द फूड इज इनफ फॉर 84 सोल्जर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एरो शो करते हैं, चूँकि यहाँ पे 72 सोल्जर्स थे तो डेज 7 थे। जब सोल्जर्स की तादाद ज़्यादा हो गई तो जाहिर है स्टूडेंट वो खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा कम दिनों के लिए वो खाना इनफ होगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, किस काइंड में ये आ रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों वैल्यूज़, फर्स्ट 72 थी, सेकंड 84 हो गई, तो ये क्या होगी वैल्यू ज़्यादा, 72 थी 84 पे चली गई। तो ये हमने यहाँ पे इंक्रीज़ के लिए शो किया कि वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा हो गई है, इंक्रीज़ वैल्यू हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 7 है और नीचे x है, तो यानी पे इनवर्स प्रोपोर्शन है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। तो हम यहाँ पे डिक्रीज़ शो करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास डिक्रीज़ हो गई, 72 से 84 पर चली गई, वैल्यू इंक्रीज़ हो गई एक साइड पे, जबकि डेज़ की साइड पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। तो दिस इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन, इसमें हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन आ जाएगा। अब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप है इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर एरो यहाँ से स्टार्ट है 84 से, तो हमने 84 लिखा, डिवाइड लाइन एरो का हेड 72 पर है तो ये हम नीचे लिखेंगे 72 इज इक्वल, यहाँ से हमारे पास एरो स्टार्ट है 7 से, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे और ऐड का हेड है यहाँ पे x पर, तो ये हमने यहाँ पे स्टूडेंट x लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पे x नीचे आ गया है, हम x को ऊपर लेना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे पास x ऊपर की जानिब आए, तो हम यहाँ पे दोनों साइड को रेसिप्रोकल ले लें, दोनों साइड को कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि दोनों साइड को अपोजिट कर लेंगे। तो यहाँ पे 72 ऊपर चला जाएगा, 84 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल यहाँ पर भी x ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे। दोनों साइड पे हमने एक जैसा काम किया, हम यहाँ पर x को ऊपर रखना चाहते थे तो हमने दोनों साइड को उल्टा दिया, 72 ऊपर चला गया और 84 नीचे। इस तरह यहाँ पे x ऊपर चला गया और 7 नीचे आ गया। तो जैसे स्टूडेंट आपने अगर कोई मल्टीप्लाई करना है डिवाइड, तो दोनों तरफ आप सेम तरीके से उसको परफॉर्म करेंगे, सेम तरीके से उसको करेंगे। तो इसको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 72 यहाँ पर x के नीचे 7 डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर वाली टर्म डिवाइड लाइन के नीचे है, ये उस तरफ जाएगी दूसरी साइड पर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ये दूसरी साइड पर जाएगी तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई होगी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 7
डिवाइडेड बाय 84 इज इक्वल एक्स के। ये हमने यहाँ पे x लिखा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि 72 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 84, इन टर्म्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिखते हैं 72 मल्टीप्लाई 7 ओवर 84, 72 मल्टीप्लाई 7 ओवर 84 इज इक्वल है x के। तो यहाँ पे कट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 84 है, और 7 के टेबल में हमें मालूम है कि 84 आता है। 7 के टेबल में 84 आएगा, तो हम यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। 7 1 टाइम 7 आता है, और इसी तरह 7 मल्टीप्लाई 7 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 84 आएगा। तो हम यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं। 7 1 टाइम 7, ये हमने यहाँ पे कट किया। इस तरह 7 12 टाइम 84, तो ये हमने यहाँ पे इसको कट कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लिखते हैं ऊपर 72 मल्टीप्लाई 1 बच गया है, और नीचे आ गया है 12 इज इक्वल एक्स के। अब हम ऊपर 1 है, 72 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 72 ही आएगा। 72 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 72, और नीचे एज इट इज़ 12 है इज इक्वल एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2। आपने इसको कट नहीं कर देना, बल्कि आपने टेबल चूज़ करना है। एक टेबल के साथ दोनों टर्म्स को आपने कट करना है। तो 2 का टेबल चूज़ करते हैं। यहाँ पे 2 6 टाइम 12 एज इट इज़ 2 3 टाइम 6, 7 में से 1 कैरी करेंगे 12 बन जाएगा, और 2 6 टाइम हमारे पास आ जाएगा 12। तो ये हमने यहाँ पे टेबल नंबर 2 चूज़ किया, जो हमने वेरी सिंपली कट कर दिया। कटिंग ईजी हो गई हमारे से। तो यहाँ पे ऊपर बच गया है 36, और नीचे आ गया हमारे पास 6 इज इक्वल एक्स के। नेक्स्ट हमारे पास 6 1 टाइम 6, 6 6 टाइम 36, 6 के टेबल में 36 भी आता है, तो हमने लिख लिया 6 1 टाइम 6, 6 6 टाइम 36। तो 6 ओवर 1 है, जो कि हमारे पास 6 ही होगा। 6 डिवाइड 1 इज इक्वल 6, तो हमारे पास x आ गया 6। तो ये हमारे पास डेज़ की तादाद आई है, यानी कि वो जो फूड था 72 के लिए जब 12 नए आ गए सोल्डर्स तो 84 हो गए, तो वो 6 डेज़ में वो फूड फिनिश करेंगे। 6 डेज़ के लिए फूड इनफ होगा। तो ये हमने यहाँ पे डेज़ फाइंड किए, जो हमारे पास आ गए x इज इक्वल 6। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। द लेंथ ऑफ 2 पीसेज ऑफ रूफ्स the length of 2 pieces of roofs are in the ratio हमारे पास है 4:7। The length of 2 roofs pieces in the ratio 4:7, ये हमारे पास रेशियो आ गई। If the length of the longer piece is, if the length of longer piece is हमने यहाँ पे longer piece लिखा। If the length of longer piece is 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीस। व्हाट इज द लेंथ ऑफ
शॉर्टर पीस। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमारे पास लेंथ गिवन है, पॉइंट की फॉर्म में भी है और रेशो में भी। जहाँ पर है हमारे पास द लेंथ ऑफ 2 पीसीस ऑफ रूप्स, और इन द रेशो, वो रेशो में है 4:7 है, जो गिवन हमें रेशो दी गई 4:7 एक साइड पर। इफ़ द लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस इज़ 3.5, अगर लॉन्गर पीस की जो हमारे पास लेंथ है वो 3.5 हो, यानी कि ये रेशो है पीसीस की 4 है एक साइड पर और एक साइड पर 7, तो यहाँ पे हमारे पास लॉन्गर पीस की जो लॉन्गर साइड का पीस है उसके 3.5 मीटर लेंथ है। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस, कि जो शॉर्टर पीस बच गया है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, एक साइड पर हमारे पास रेशो है 4:7, ये हमने लिखा, इज इक्वल। अब हमने यहाँ पे शॉर्टर पीस की लेंथ फाइंड करनी है, जिसके लिए हम यहाँ पे x चूज़ कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे x, कि वो जब हम लेंथ फाइंड करेंगे x तो वो हमारा आंसर होगा, x होगी वो लेंथ। रेशो नेक्स्ट हमारे पास है 3.5 लार्जर पीस की लेंथ, ये हमने रूप्स की रेशो लिखी 4:7, ये हमने एज इट इज़ लिखी, इज इक्वल x/3.5 आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4:7 है, इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं। आप हमारे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि ये हमारे पास एक्सट्रीम और मीन वैल्यूज़ में भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपको मालूम है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो प्रोपोर्शन के साइन के साथ वाली वैल्यूज़ हैं इनको हम मीन वैल्यूज़ बोलते हैं, ये मीन वैल्यूज़ हैं। और ये जो फर्स्ट वैल्यू है और फोर्थ प्रोपोर्शनल है ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, यानी कि 4 एंड 3.5 ये हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। तो हमने यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ लिखा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये हमने यहाँ पे राइट किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। ये हमने राइट किया, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज़ का। एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं 4 और 3.5, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3.5 इज इक्वल, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लिखेंगे। मीन वैल्यूज़ हैं 7x, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये एज इट इज लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 3.5। अब यहाँ पर स्टूडेंट x के साथ 7 मल्टीप्लाई में है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा। x के साथ 7 मल्टीप्लाई में है, नेक्स्ट दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल और x एज इट इज़। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3.5 है, हम इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं, तो पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 35 और ये 7 तो एज इट इज़ आ गया हमारे पास। और जब हमने 35 का पॉइंट ख़त्म किया तो पॉइंट की जगह पे हम 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद एक टर्म है तो ये हमने यहाँ पे 1 शो किया, तो ये हमारे पास बन गया यहाँ पर 10। 7 मल्टीप्लाई 10 आ गया हमारे पास, इज इक्वल x। ये हमने इक्वल टू x लिखा। नेक्स्ट हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल 7 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल x के। अब हम इसको कट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है 7 और ये 35। तो 7 के टेबल में हमें मालूम है कि 35 आ जाता है, 7 के टेबल में 35 आएगा, 7 5 टाइम 35, यानी कि 7 5 टाइम हमारे पास मिल जाएगा 35। 7 1 टाइम 7, 7 5 टाइम 35, इसको हम लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई, रिमेनिंग हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई 5 ओवर 1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल x। ये हमने इसको कट किया 7 के टेबल से,
नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आ गई है 4 × 5 / 1 × 10, ये हम लिख लेते हैं दूसरे पेज पर। तो हमारे पास अमाउंट आ गई 4 × 5 / 1 × 10, 1 × 10 इज इक्वल x के। अब स्टूडेंट हम इसको कट करेंगे, यहाँ पर ऊपर 5 है, नीचे 10 है, तो 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम्स 10 आ जाएगा। 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम्स 10, ये हमने कट किया। नेक्स्ट हम इसको लिख लेते हैं 4 × 1, 4 × 1 / 1 × 2। यहाँ पर भी हम इसको 2 1 2 2 2 4 टाइम्स कट कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको क्लीन करके लिखे ताकि हमारे पास कोई यहाँ पे गलती ना हो, गलती की गुंजाइश ना रहे। यहाँ पर हमारे पास ये है 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, ये हमने लिखा। नेक्स्ट हम ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे ये दोनों 1 आ गया है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 1 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 1 × 1 1, तो हमारे पास इज इक्वल x। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास 2 ही आएगा, इज इक्वल x के। तो ये हमारे पास गिवन शॉर्टर लेंथ आ गई, जो हमारे पास आई है 2 मीटर, यानी कि ये हमारे पास लेंथ आ गई 2 मीटर। x इज इक्वल 2 मीटर, ये हमने यहाँ पे लिखा। 2 मीटर हमारे पास लेंथ आ गई। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और x हम इस साइड पर लिख सकते हैं, x इज इक्वल 2m, 2 मीटर। ये हमारे पास शॉर्टर पीस की लेंथ, जो हमने गिवन क्वेश्चन में x सेट किया था 4:7 इज इक्वल x/35, 3.5 हमारे पास लॉन्गर पीस की लेंथ थी, हमने x फाइंड करना था शॉर्टर पीस की, वो हमारे पास आ गई है 2 मीटर। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 35 men build a house ये हमने लिखा यहाँ पर in 16 days। In 16 days, how many days will 28 men, how many days how many days 28 men working at the same house take to build the same house। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। 35 मैन बिल्ड अ हाउस इन 16 डेज कि 35 मैन एक हाउस को मुकम्मल कर रहे हैं 16 डेज में। जब हमारे पास मैन की तार यानी कि 35 से 28 पर आ जाएगी, तो हमें कितने डेज, कितने दिन लगेंगे उस काम को मुकम्मल करने में। तो ये हम गिवन डाटा यहाँ पे लिख देते हैं, जो हमारे पास गिवन डाटा है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये हमारे पास यहाँ पे गिवन कंडीशन। यहाँ पर हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ हैं, एक है मैन और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास जो है डेज, यानी कि हाउ मैनी डेज, ये हमारे पास डेज आ गए। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले 35 मैन है जो हमारे पास इस घर को मुकम्मल कर रहे हैं बनाने के लिए 16 डेज़, यानी कि उनको दरकार है 16 डेज़ में वो इस काम को मुकम्मल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मैन की तादाद, वर्कर्स की तादाद कम हो गई, 35 से 28 पर आ गई। 35 से वर्कर्स की तादाद कितनी आ गई, 28
8 पर। तो बताएं इस काम को, इस घर को मुकम्मल करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पे हम डेज फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 35 मैन हैं जो इस काम को मुकम्मल करेंगे 16 डेज़ में। तो जब हमारे पास वर्कर्स की तादाद कम हो जाएगी तो जाहिर है हमें वो काम मुकम्मल करने में ज़्यादा दिन दरकार होंगे। तो यहाँ पर 35 से 28 पर आ गई रेशो, इसको हम डिक्रीज़ करेंगे, 35 से ये कम हो गई, 28 पर आ गई वैल्यू, और यहाँ पर डेज़ की तादाद इंक्रीज़ हो जाएगी। एक वैल्यू डिक्रीज़ हो गई तो सेकंड वैल्यू इंक्रीज़। तो ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है। यहाँ पर हमारे पास 35 पे एरो, ये हमने 35 लिखा, एरो का जो हेड है 28 पर, ये हमने यहाँ पे 28 लिखा। इज इक्वल का साइन शो करेंगे, यहाँ पर x से हम स्टार्ट कर रहे हैं, x लिखेंगे ओवर एरो का हेड जो है वो 16 पर, और ये हमने यहाँ पे x ओवर 16 लिखा। 35 ओवर 28 इज इक्वल x ओवर 16। तो ये स्टूडेंट हमने यहाँ पे लिखा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, हमने 35 लिखा यहाँ पर, 35 मल्टीप्लाई, यहाँ पर x के नीचे 16 है, x डिवाइडेड बाय 16, x के नीचे डिनोमिनेटर में 16 है। जब हम इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 35 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 28 इज इक्वल x। तो ये हमने यहाँ पे x लिखा। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, 35 मल्टीप्लाई 16 ओवर 28 इज इक्वल x के। नेक्स्ट स्टूडेंट इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 16 है, 16 4 के टेबल में आता है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 16, 4 टाइम्स 16। इसी तरह 28 है जो हमारे पास 4 के टेबल में आता है, 4 मल्टीप्लाई 28 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल 28 आ गया। तो हम यहाँ पे इसको कट करते हैं, 4 टाइम्स 16 ये हमने यहाँ पे लिखा, और नेक्स्ट हमारे पास 4 7 टाइम 28, इसको हम लिख लेते हैं 35 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल x। ये हमने यहाँ पे शो किया। नेक्स्ट हम यहाँ पे 7 को 35 से कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 7 आ जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 35 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट 7 1 टाइम 7, 7 5 टाइम 35। नेक्स्ट हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 5 मल्टीप्लाई 4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 4 टाइम्स 20। अब नीचे यहाँ पे हमारे पास 1 है डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे हम डिवाइड में 1 लिखते हैं इज इक्वल x। तो 20 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल हमारे पास 20 ही आएगा, इज इक्वल x के। 20 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल x, ये हमने यहाँ पे लिखा। अब हम x हमारे पास वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 20। ये हमारे पास x की वैल्यू 20 इज इक्वल, ये हमारे पास डेज की वैल्यू आ गई जो हमारे पास 20 है। 28 वर्कर्स थे जिन्होंने इस काम को मुकम्मल किया, उनको डेज के साथ यानी भी 20 आ गई। 20 डेज़ में वो इस काम को मुकम्मल करेंगे। ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं, एन ऑटोमोबाइल takes 5 minutes for its starting. At 35 degree. An automobile takes 5 minutes for its starting at 35 degree. Next line, find the starting time of the vehicle
एट 10 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन, एक ऑटोमोबाइल टेक्स 5 मिनट फॉर स्टार्टिंग एट 35 डिग्री सेल्सियस, कि एक हमारे पास कार है जो हमारे पास 35 डिग्री पे आफ्टर 5 मिनट्स टेक करे स्टार्ट होने पर, तो जब हमारे पास टेम्परेचर 10 पर आ जाएगा तो कितने मिनट वो लेगी गाड़ी स्टार्ट होने के लिए, गाड़ी को कितने मिनट लगेंगे स्टार्ट होने के लिए जब टेम्परेचर 10 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक हमारे पास टेम्परेचर है और एक हमारे पास टाइम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये हमारे पास आ गया टेम्परेचर, नेक्स्ट हमारे पास आ गया टाइम। ये दो क्वांटिटीज़, एक में टेम्परेचर और एक हमारे पास टाइम। तो यहाँ पे स्टूडेंट 5 मिनट्स टेक गए हैं एक ऑटोमोबाइल के लिए, यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, टाइम है 5 मिनट्स फॉर इट स्टार्टिंग एट 35 डिग्री। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर लिख देंगे 35। तो ये हमने टेम्परेचर भी लिखा और टाइम भी। नेक्स्ट है फाइंड द स्टार्टिंग टाइम, टाइम फाइंड करेंगे। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसके लिए हम यहाँ पे एक्स पोज कर लेते हैं, यहाँ पे हमने एक्स लिखा जो हमने चीज़ फाइंड करनी है। ऑफ द व्हीकल एट 10 डिग्री के लिए टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे 10 आ गया। तो स्टूडेंट हमारे पास टेम्परेचर में दोनों वैल्यूज़ हैं, जबकि हमारे पास टाइम में एक वैल्यू 5 है 5 मिनट्स, और सेकंड वैल्यू हमने यहाँ पे टाइम फाइंड करना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर में पहले 35 था, जब नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर 10 पर आ गया तो ये हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया। तो हम यहाँ पे एरो डाउनवर्ड शो करेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है, 35 से 10 पर ये वैल्यू आ गई, तो टेम्परेचर ये वैल्यू डिक्रीज़। इसी तरह हमारे पास टाइम है, टाइम हमारे पास यहाँ पे कितना टाइम आएगा, यहाँ पे हम टाइम को शो करेंगे तो टाइम हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। जब हमारे पास एक वैल्यू डिक्रीज़ में है, यानी कि टेम्परेचर 35 से 10 पर आ गया है, टेम्परेचर 35 से हमारे पास कितने पर आ गया 10, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम डिक्रीज़ होगा, हम यहाँ पे इसको शो करेंगे अपवर्ड, ये हमारी वैल्यू टाइम इंक्रीज़। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं वैल्यू को, यहाँ से एरो स्टार्ट है 35 लिखेंगे, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 35, एरो का हेड 10 पर है, ये हमने यहाँ पे 10 लिखा, 35/10 इज इक्वल एज इट इज़। यहाँ पे हमारे पास x है, हम x से स्टार्ट करेंगे, नॉमिनेटर में x लिखेंगे, जबकि डिनोमिनेटर में 5 लिखेंगे, x/5। अब स्टूडेंट इनको हम क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने ये क्रॉस शो किया वैल्यूज़ के ऊपर, ये हमारा यहाँ पे क्रॉस आ गया। तो अब हम यहाँ पे इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 35 × 5 इज इक्वल, x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो यहाँ पे x × 10, ये हमने यहाँ पे 10 लिखा, x × 10। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 35 × 5 इज इक्वल, x के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हमारे पास ये दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। x के साथ 10 मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा डिवाइड लाइन के नीचे हमारे पास 10, और यहाँ पर रिमेनिंग क्या है x है। अब हम इस वैल्यू को कट कर लेते हैं, यहाँ पर 5 है, 10 है और 35 है। स्टूडेंट ये तीनों वैल्यू हमारे पास 5 के टेबल में आती हैं, 5 के टेबल से इसको कट कर लेते हैं। 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10, 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10। अब 2 के टेबल में 35 नहीं आएगा, इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं, 35 × 1/2 इज इक्वल x। 35 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आएगा, क्योंकि हम किसी टर्म्स को 1 से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा वही टर्म हमें मिलेगी, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल x। अब 2 के टेबल में 35 नहीं आता, 35 एक ऑड नंबर है जबकि 2 इवन नंबर है, तो हम इसको फाइंड करने के लिए डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, जो ग्रेटर टर्म 35 है वो हम बॉक्स के अंदर लिखेंगे डिवाइड बॉक्स में, और जो स्मॉल टर्म 2 है वो हम बाहर लिखेंगे। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 टाइम्स 2
ये हमने लिखा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से 2 माइनस रिमेनिंग 1, ये 5 एज इट इज़। इसी तरह 2 7 टाइम हमारे पास आ जाएगा 14। अगर हम 2 8 टाइम्स करेंगे तो वो 16 बन जाएगा। वो एक ग्रेटर टर्म है 15 से, हमें 15 चाहिए या इससे लेस अमाउंट है। 5 में से 4 माइनस 1 रिमेनिंग 1 माइनस 1 0। तो डिजिट से पहले ये हम 0 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट शो करते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 है जो 2 से छोटी टर्म है। तो हम यहाँ पे पॉइंट शो करके यहाँ पे हम 0 ऐड कर देंगे, ये 10 बन जाएगा। तो 2 5 टाइम 10, तो ये हमारे पास 10 माइनस 10 रिमेनिंग 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 17.5 मिनट्स। 17.5 इज इक्वल x। ये हमने x फाइंड किया। x हमारे पास क्या था, टाइम था जो हमने फाइंड करना था कि वो कार 10 डिग्री पर कितना टाइम लेगी स्टार्ट होने के लिए। स्टार्टिंग टाइम ऑफ द व्हीकल एट 10 डिग्री। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7.5 मिनट। इसको हम इस साइड पे भी लिख सकते हैं, x हम इस साइड पर लिख सकते हैं, x इज इक्वल 17.5 मिनट्स। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11, 12 के बाद हम 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ फार्मर हैज़ enough food to last his 40 cattle. For 35 days. ये हमने वैल्यू लिखी। if he buys ten more cattle how long can the same food लास्ट। तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है, कंसीडर द कैटल फिनिश द फीड एट द सेम रेट। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास गिवन डेटा इसमें, अ फार्मर हैज़ इनफ फूड फॉर टू लास्ट हिज 40 कैटल्स। 40 कैटल्स के लिए उसके पास फूड है जो 35 डेज़ में फिनिश होगा। तो कहते हैं जब उसने 10 मोर कैटल्स इसमें ऐड कर दी तो 40 से टोटल कैटल्स आ गई हमारे पास 50। जब ज़्यादा हो जाएंगी तो वो फूड कितने दिनों के लिए होगा, कितने दिनों में फूड फिनिश होगा, ये हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा नंबर ऑफ कैटल्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। एक वैल्यूज़ में हमारे पास क्वांटिटीज़ में कैटल्स हैं और दूसरी साइड पे हमारे पास यहाँ पे डेज हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा कैटल्स थी हमारे पास फर्स्ट 40, तो ये हमने यहाँ पे 40 लिखी जो कवर करेंगी उस फूड को 35 डेज़ में। तो ये हमने डेज़ लिखे 35। नेक्स्ट हमारे पास जब 10 मोर कैटल्स आ गई तो 40 में 10 ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास बन जाएंगे ये 50 कैटल्स, जिसको हमने फाइंड करना है डेज़। वहाँ पर हम ये लिख देते हैं x, जो हमने क्वांटिटी फाइंड करनी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एरो शो कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट पहले कैटल्स की तादाद 40 थी तो अब 50 हो गई, यानी कि कैटल्स की तादाद ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे हम एरो शो करेंगे अपवर्ड कि क्वांटिटी इंक्रीज़ है, 40 से 50 पर पहुँचने की क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी। इसी तरह 35 डेज़ थे तो डेज़ फिर हमारे पास कम हो जाएंगे। जब एक फूड हमारे पास 40 कैटल्स 35 डेज़ में ख़त्म कर रहे हैं तो जब कैटल्स ज़्यादा हो जाएंगी तो डेज़ कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम डाउनवर्ड एरो शो करेंगे
कि एक क्वांटिटी हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है तो उसके मुकाबले हमारे पास क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है। यहाँ पे हम लिखते हैं 50 ओवर, यहाँ पे एरो है हमारे पास 40 पर, इज इक्वल एज इट इज़। यहाँ पे हम 35 से स्टार्ट करेंगे, 35 ओवर नीचे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x। तो यहाँ पे स्टूडेंट x की वैल्यू हमारे पास नीचे आ गई, हम इसको ऊपर करना चाहते हैं तो हम दोनों तरफ से इसको रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि 40 ऊपर चला जाएगा, 50 नीचे, 40 ओवर 50 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास x ऊपर चला जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा। 40 ओवर 50 इज इक्वल x ओवर 35। तो अब हम यहाँ पे इसको लिखते हैं 40 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड में है, x के नीचे डिनोमिनेटर में है 35, तो जब ये दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाय 50 लिखा हमने, इज इक्वल हमारे पास आ गया x। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 0 है, 40 में भी 0 है, हम इस 0 को इस 0 के साथ कैंसिल कर देते हैं, दोनों 0 आपस में कैंसिल कर देंगे। रिमेनिंग यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 35, यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 35 ओवर 5। नीचे हमारे पास 5 बच गया, 5 1 टाइम 5, 5 7 टाइम 35, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट नीचे 1 आ गया स्टूडेंट, 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 टाइम 28, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 28 डेज। जो हमने फाइंड करने थे वो हमारे पास वैल्यू आ गई 28 डेज। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है अ ट्रेन covers a distance (80 km per hour) in how many hours the train will covers this distance. At the speed of 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 लिखा। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस इन 15 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं गिवन डाटे में, यहाँ पे हम वैल्यूज लिखते हैं। एक साइड पे हमारे पास स्पीड है और दूसरी साइड पे हमारे पास टाइम है, यानी कि ये डिस्टेंस इन 15 आवर्स, ये हमने टाइम लिखा 15 आवर्स दैट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। तो स्पीड हमने यहाँ पे लिखी 80 किलोमीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है इन हाउ मैनी आवर्स, कितने घंटों में कितना टाइम लगेगा, टाइम फाइंड करेंगे। हमने यहाँ पे x लिखा, द ट्रेन विल कवर द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, और यहाँ पे हमने स्पीड 60 लिखी। तो फर्स्ट स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 80 स्पीड थी, नीचे हमारे पास आ गई 60, तो यहाँ पे वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो गई। यहाँ पे 80 से हमारे पास स्पीड आ गई 60 पे, तो यानी कि टाइम हमारे पास ज़्यादा लगेगा। जब स्पीड कम होगी तो हम ज़्यादा टाइम पर एक जगह पर स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 80 ओवर 60 इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास x ओवर 15। तो ये हम यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं, 80 ओवर 60 इज इक्वल x ओवर 15। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 15 डिवाइड में है, जब हम इसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 80 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल x, ये हमने यहाँ पे लिखा।
यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पर भी 80 में भी 0, 0 को हम 0 से कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 6 है और यहाँ पर 15, हमें मालूम है कि 6 3 के टेबल में आता है, इसी तरह 15 भी 3 के टेबल में आएगा। तो 3 2 टाइम्स 6, 3 5 टाइम्स 15। तो रिमेनिंग हमारे पास बच गया 8 मल्टीप्लाई 5 ओवर 2। यहाँ पर 2 1 2, 2 4 टाइम्स 8, कटिंग हो रही है, हमने कटिंग कर दी है। यहाँ पर रिमेनिंग हमारे पास बच गया 4 मल्टीप्लाई 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 4 इंटू 5 इज इक्वल 20x। तो ये हमारे पास 20 आवर्स टाइम होगा, जिसमें हम वो स्पीड 60 स्पीड से अगर हम अपनी गाड़ी चलाएं तो हमें 20 आवर्स दरकार होंगी। तो हम इसको इस साइड पर भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल 20 आवर्स। तो ये स्टूडेंट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया हमने। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, 1440 soldiers had a ration B sufficient for 40 days. तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास गिवन डाटा डेज हैं और यहाँ पे सोल्जर्स नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं। तो ये हम यहाँ पे गिवन डाटा लिख लेते हैं। जो हमारे पास गिवन डाटा है, एक साइड पे हम यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्जर्स लिखेंगे और एक साइड पे हम नंबर ऑफ डेज। तो फर्स्ट में हमारे पास 1440 नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं, ये हमने यहाँ पे लिखे। नेक्स्ट हमारे पास हैड अ सफिशिएंट रेशन फॉर 32 डेज, डेज की तादाद है 32। इन हाउ मैनी सोल्जर्स, हाउ मैनी मे लीव द कैंप सो डैट द सेम रेशन बी सफिशिएंट फॉर 40 डेज। तो बताएं कि कितने सोल्जर्स होंगे अगर हमारे पास डेज की तादाद 40 हो जाए। तो हम यहाँ पे डेज लिखेंगे 40 और ये हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमने x लिख लिया। तो यहाँ पे हमारे पास दो अमाउंट्स डेज में आ गई हैं। यहाँ पे हमारे पास डेज की तादाद 32 थी और यहाँ पर 40। तो ये हमारे पास डेज की तादाद जो है वो इंक्रीज़ हो गई। तो हम यहाँ पे अपर एरो शो करेंगे, पहले 32 था, फिर हमारे पास ये वैल्यू 40 पे आ गई। तो यहाँ पे सोल्जर्स की तादाद हमारे पास कम हो जाएगी, यानी कि ये हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है। अगर एक साइड हमारे पास इंक्रीज़ हो तो सेकेंड साइड हमारे पास डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ से हमने एरो स्टार्ट किया, वैल्यू है 1440। एरो का हेड हमारे पास x पे लास्ट हुआ, हमने नीचे x लिखा इज इक्वल। सेकेंड साइड पे हमारे पास एरो स्टार्ट हुआ 40 पे, ये हमने 40 लिखा ओवर 32 पे लास्ट और ये हमने यहाँ पे 32 लिखा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास x डाउनवर्ड है, हम इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं, x ऊपर शिफ्ट करेंगे और 144 नीचे आ जाएगा इज इक्वल। इसी तरह 32 ऊपर और 40 नीचे लिखेंगे। ये हमने दोनों साइड से इसको कन्वर्ट किया रेसिप्रोकली दोनों साइड पे। यहाँ हमारे पास x के नीचे 1440 डिनोमिनेटर में है जो कि डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। जब हम इसको सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी टर्म्स को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। x इज इक्वल 32 मल्टीप्लाई 1440 डिवाइडेड बाय 40। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 1440 है, यहाँ पर भी हमारे पास एक 0 और नीचे डिनोमिनेटर में भी 40 में 0 है। तो ये हम 0 को 0 से कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास 4 रिमेनिंग, 4 के टेबल में 32 आएगा, हम इसको कट करेंगे। 4 1 टाइम 4, 4 8 टाइम 32। तो नीचे हमारे पास रिमेनिंग 8 आ गया, यहाँ पर लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 144। अब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 144 के साथ 144 से। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, 8 4 द 30, 8 4 द 32, 2 लिखा हमने 3 कैरी, 8 4 द 32, 32 में 3 ऐड करेंगे 35, हमने 5 लिखा 3 कैरी, 8 1 द 8, उसमें 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1152। तो ये हमने नंबर ऑफ सोल्जर्स फाइंड किए, जो हमारे पास x की वैल्यू आई 1152। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 था, जिसमें हमने ये
फाइंड की तादाद उनकी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास 1152 आ जाए। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 हमने आज एक्सरसाइज 6B मुकम्मल की, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।